नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो क्या देख रहे थे अभी तक हम? जैसे हमने देखा था, भारत की भौगोलिक स्थिति को समझा था हमने कि भौगोलिक स्थिति है कैसी भारत की। अब उस भौगोलिक स्थिति के साथ ही साथ मैं समझ रहा हूँ कि हमें ना उसके कुछ महत्व को देख लेना चाहिए, जो दो चार पॉइंट में है। समझा देता हूँ मैं दो चार पॉइंट है क्या। जैसे हमने भौगोलिक स्थिति क्या देखी थी, अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखा था, कुल क्षेत्रफल क्या ये देखा था हमने। ठीक है, हमने कुछ इसके समुद्री मीलों के बारे में समझा था, किस कैसा कैसा क्षेत्र है, कैसा कैसा हमारा इस पर अधिकार है। तो अगर हम भारत की भौगोलिक महत्व को समझें कि जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, इसका महत्व क्या है, तो चार पांच बिंदुओं में समझ सकते हैं उसको हम। जैसे पहला बिंदु है स्थलाकृति के संबंध में। ठीक है, देखो, भारतीय प्रायद्वीप तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में अरब सागर है। इसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर के भी कैसे हम एकदम शीर्ष पर है। तो जल और वायु मार्ग पर हमारा खुद का नियंत्रण है, जो आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण रखता है ये। इसके अलावा अगला जलवायु के संबंध में। जलवायु के संबंध में कैसी जलवायु हमारे यहाँ की, मानसूनी जलवायु है। अब मानसूनी जलवायु होने के कारण हमारे यहाँ पे ना विभिन्न विभिन्न प्रकार की ऋतुएं देखने को मिलती है। जलवायु मानसूनी, इसलिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या देखते हैं हम, ऋतुएं देखते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत भी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, तटीय मैदान है, मरुस्थल है, कुछ इस तरह की अवस्थितियाँ हैं। फिर इसके बाद सामरिक रूप से महत्व क्यों रखता है भारत? सामरिक रूप से महत्व इसलिए रखता है क्योंकि उसका सबसे मुख्य कारण क्या है कि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस कारण से देखो, एशिया ही नहीं पूरे विश्व में अलग अलग महत्व है इसका। इस कारण से इसका सामरिक महत्व भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर हम बात करें काय के संबंध में, आर्थिक संबंध में, तो आर्थिक संबंध में कैसे महत्व रखता है? जलवायु समझा, सामरिक समझा, स्थलाकृतिक समझा, आर्थिक संबंध। आर्थिक संबंध में कैसे महत्व रखता है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। अब जलवायु उष्णकटिबंधीय है तो देखो, हर समय पे अलग अलग फसलें होती है। तो हमारे यहाँ रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें पाई जाती है हमारे यहाँ पे। साथ ही साथ प्राचीनतम चट्टानें हमारे यहाँ पे दक्षिण में। अब इन प्राचीनतम चट्टानों के होने के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ पे खनिज पदार्थ, मतलब जैविक अजैविक सभी प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तटीय रूप दिया है तो समुद्र के कारण हमारे यहाँ मत्स्य उद्योग भी अच्छी तरह से काम करता है। तो ये हमारे यहाँ इसकी कैसी स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति होगी। सामाजिक रूप में कैसे संबंध है इसका? देखो, प्राचीन काल से ही मतलब कि अलग अलग वंशों की भूमि रहा है भारत। तो हमारे व्यापार, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारे संबंध भी सब लोगों से अच्छे रहे। सांस्कृतिक विविधता हमारे यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये भी हमारी कैसी विशेषता होगी, सामाजिक विशेषता होगी। अगर बात करें एक सुरक्षा की दृष्टि से कि सुरक्षा की दृष्टि से कैसे महत्व रखता है, तो देखो, सबसे मेन बात तो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो किसी भी प्रकार के बाह्य आक्रमण का खतरा नहीं होता है। हजारों साल से हमारे यहाँ कोई आक्रमण नहीं हुआ है। उत्तर में भी क्या है, हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत भी प्रहरी के रूप में काम करता है, तो भी आक्रमण का खतरा हमारे यहाँ नहीं है। अगर हम देखें भी ना, प्राचीन काल से या मध्यकाल की समय की बात करें या प्राचीन काल के समय की बात करें, तो हमारे यहाँ जो आक्रमण हुए वो उत्तर भारत में हुए। दक्षिण भारत में आक्रमण देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है, जान माल हानि, किस तरह की अगर किसी युद्ध से प्राचीन समय में नुकसान हुआ है, मंदिरों का निर्माण टूटना या किसी भी तरह का नुकसान होना, तो वो हमने सिर्फ उत्तर भारत में देखा। दक्षिण भारत में इन सब युद्धों को नहीं या बहुत कम झेला है। कुछ इस तरह की स्थिति हुई है, और हुआ भी है तो वो आंतरिक रूप से हुआ है दक्षिण भारत में, प्राचीन काल हो या फिर मध्यकाल हो। ठीक है, अब समझते हैं पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना या भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, भारत की अब अच्छा, सबसे मेन बात कि भूगर्भिक संरचना समझना क्यों आवश्यक है? समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमें चट्टानों का स्वरूप पता चल जाता है कैसा है। अब जब तक हम चट्टानों का स्वरूप नहीं जान पाएंगे तो हमें खनिजों की उपलब्धता, मिट्टियों की बनावट, इनके बारे में पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें क्या जानना जरूरी होता है कि चट्टानों का स्वरूप कैसा है, और चट्टानों के स्वरूप के लिए हमें क्या जानना जरूरी है कि भूगर्भिक संरचना है कैसी। भारत की बात करें, देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार बहुत ज़्यादा है। संरचना की विविधता है, भू आकृतिक प्रदेश में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं मरुस्थल है, कहीं समतल है, कहीं बेसिन वाला क्षेत्र है। तो भू आकृतिक विशेषता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे अगर हम चट्टानों की भी बात करें तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हिमालय पर्वत। तो इस हिमालय पर्वत में नवीनतम चट्टानें पाई जाती है, लेकिन दक्षिण में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती है।
समझ रहे हो बात आप? तो ये बहुत सारी विविधता है। इन्हीं विविधताओं के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है कि हम क्या देखें कि भूगर्भिक संरचना है कैसी, मतलब चट्टानों का स्वरूप ऐसा क्यों है। अगर भारत की भूगर्भिक संरचना को हमें समझना है तो उससे पहले हमें क्या समझना जरूरी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या इस पृथ्वी का समय या कल्प कैसे रहे। तो इसे 5 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 5 भाग हैं? पहला तो है, यही लिख देता हूँ, एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। देखिए 5 कल्पों में विभाजित किया गया। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है उसको 5 भागों में बांटा गया है कि 5 रूपों में हुई है। ये क्रमशः कुछ इस तरह से है। अब जो एजोइक या अजैविक वाला मामला है, पहला काल जो अजैविक या एजोइक, तो ये जो समय था, इस समय पेंजिया की उत्पत्ति हुई थी। काय की? पेंजिया। इस समय काय की उत्पत्ति हुई? पेंजिया की उत्पत्ति हुई है। देखिए आगे चलकर कौन सा युग आया कार्बोनिफेरस। कुछ इस तरह से लिखा है मैंने से। आगे चल के कौन सा युग आया? कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया 2 भागों में बढ़ गया। कौन कौन से 2 भाग कहलाए? एक कहलाया अंगारा लैंड और दूसरा कहलाया गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड कहा और दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। अब आगे समय बीता और इस समय बीतने के साथ साथ जुरैसिक युग आया। इस जुरासिक कल्प में गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इन रूपों में विभाजित हो गया। समझ रहे हो बात आप? ये था एक कल्प। ये इसका स्वरूप बड़ा है। हमने सिर्फ भारत के संदर्भ में समझना है तो हमने इसका सिर्फ बेसिक स्वरूप देखा कि 5 भागों में विभाजित किया गया है, एजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। अगर हम बात करें तो पेंजिया का निर्माण कब हुआ था? एजोइक काल में हुआ था। आगे चल के कार्बोनिफेरस युग में एजोइक 2 भागों में बढ़ गया। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। दक्षिणी भाग क्या कहलाया इसका? गोंडवाना लैंड। आगे चल के गोंडवाना जुरासिक पार्क में गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। वो किस रूप में विभाजन हुआ? हमारे प्रायद्वीपीय भारत के रूप में हुआ। इसके साथ ही साथ दक्षिण अमेरिका था, अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, अंटार्कटिका महाद्वीप था। ये सब किस रूप में विभाजित हुए? अंगारा लैंड। और बाकी का जो हिस्सा वो किस रूप में हुआ था? अंगारा लैंड। सॉरी, ये सब गोंडवाना लैंड में हुए थे, बाकी का हिस्सा अंगारा लैंड के रूप में विभाजित हुआ। हमें अगर पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना के बारे में समझना है तो हमें क्या समझना पड़ेगा? उसके चट्टानों को समझना पड़ेगा कि उसके चट्टान किस किस तरह के। तो अगर हम पृथ्वी के बारे में बात करें तो उसका वर्गीकरण, चट्टानों का वर्गीकरण कुछ रूपों में किया गया है। जैसे आर्कियन युग की चट्टानें या आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोड़प्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्य, गोंडवाना, दक्कन, अपना फिर उसके बाद टर्शरी और फिर क्वाटरनरी। फिर कुछ इस तरह के लगभग 7-8 रूप में हम इसे समझते हैं। तो समझना शुरू करते हैं आर्कियन युग की चट्टानों से। ठीक है, आप ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी तरह की ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए आप कोई भी बुक एक प्रीफर कर सकते हैं। बर्नवाल हो गई या अपना माजिद हुसैन हो गई, किसी भी तरह की बुक, या कोई नोट्स से पढ़ना चाहे तो कोई नोट्स से भी पढ़ सकता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में कि इसकी PDF भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ और आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। फिर देखिए कौन कौन से क्रम की चट्टानें पढ़ेंगे? आर्कियन, धारवाड़, कोड़प्पा, फिर आगे पढ़ेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण कैसे हुआ? देखो, तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से हुआ। एक पृथ्वी आग का गोला थी, उसके ठंडे होने से क्या का निर्माण हुआ? आर्कियन युग की चट्टान का निर्माण हुआ। सबसे प्राचीनतम मूलभूत चट्टान के रूप में है ये। कौन सी चट्टानें? आर्कियन युग की चट्टानें। देखिए अधिक रूपांतरण होने के कारण ना इनकी मूलभूत स्वरूप ही बदल चुका है। इनका रूपांतरण बहुत अधिक होता गया तो इनका जो मूल प्रकृति थी ना वो बदल चुकी है। क्या होता है कि एक चट्टान हुई, फिर उस पर अलग अलग जीवाश्म आए या कुछ अलग अलग परतदार चट्टानों का निक्षेपण हुआ तो अलग अलग चट्टानों का निर्माण होता जाता है। तो सबसे पहले आर्कियन चट्टानें हैं, इनका तप्त पृथ्वी के ठंडे होने से निर्माण हुआ। प्राचीनतम मूलभूत चट्टानें कौन सी कहलाती है? आर्कियन। जो इसका हिस्सा लगभग कितना है? 2/3 भाग पृथ्वी पर किसका कहलाता है? आर्कियन चट्टानों का कहलाता है। कैसे हुआ? आग्नेय शैल के कारण हुआ, रवेदार रूप में हुई। और यही कैसी कहलाई? फिर आर्कियन रूप की चट्टानें कहलाई। मतलब कि अग्नि
शैल था वो इकट्ठा हुआ, वो जमता गया तो वो एक रवेदार के रूप में जमेगा और उससे काय का निर्माण हुआ, आर्कियन। अब अग्नि के रूप में हुआ था, पृथ्वी एक ठंडी हुई उस रूप में हुआ था, तो स्वाभाविक सी बात है किसी तरह के जीवाश्म नहीं मिलेंगे, तो जीवाश्म का यहाँ पे क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खनिज संपदा का भंडार है, काय में, आर्कियन युग की चट्टानों में। देखो सबसे ज़्यादा खनिज संपदा का भंडार कहाँ पे मिलता है, आर्कियन युग की चट्टानों में। धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज इस यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एटसेट्रा, इस प्रकार की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, आर्कियन युग की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती है। अब भारत में ये चट्टानें है कहाँ का, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये देखिए ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये फिर ये मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये राजस्थान वाला हिस्सा, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड का छोटा नागपुर का पठारिया वाला हिस्सा। तो ये सब जगह पे कौन सी युग की चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। फिर अगली कौन सी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है आर्कियन युग के चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से। काय का निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। यहाँ पे भी जीवाश्म का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक के धारवाड़ व शिवमोगा जिलों में, देखो इनका सबसे मुख्य रूप से कहाँ देखा गया था, कर्नाटक के धारवाड़ और शिवमोगा जिला में देखा गया था, इसलिए क्या नाम रखा गया इसका, धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया है। यहाँ पे भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो इसके अलावा है कर्नाटक से कावेरी घाटी, नागपुर व जबलपुर की सौंसर श्रेणी, गुजरात की चंपानेर श्रेणी, इन सब जगह पे कौन सी चट्टान पाई जाती है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अरावली पर्वत, भारत में जो अरावली पर्वत है वो किस क्रम की चट्टान के निर्माण से बना है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ पे भी कौन से प्रकार खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, इस तरह के खनिज कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अरावली पर्वत की तरह अमेरिका में कौन सा पर्वत है, अपलेशन पर्वत पाया जाता है। होप कि ये आर्कियन और धारवाड़ तो आपने समझा होगा। इसके आगे कौन से क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। देखिए जो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं इनका भी निर्माण कैसे हुआ, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें थी, अच्छा ये नहीं देखा हमने, ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं समझ लिया ना इनको हमने कि धात्विक, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, इन सब जगह पे पाई जाती है। अगर हम बात करें कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, तो ये चट्टानें कहाँ, क्या निर्माण कैसे हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से क्या का निर्माण हुआ, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का हुआ। रूपांतरण कम इनका कम है, जैसे जिस तरह से आर्कियन युग से धारवाड़ का रूपांतरण अधिक था या अधिक रूप में पाई गई, उस तरह से इनका रूपांतरण कम हुआ था। सबसे प्रमुख रूप से कहाँ देखी गई है, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, इसलिए इसका नामकरण क्या रखा गया, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। जीवाश्म का अभाव होता है यहाँ पे, ठीक है। इन प्रकार की चट्टानों में क्या मिलते हैं, हीरे भी मिलते हैं, या फिर जैसे कहाँ मिले हीरे, गोलकुंडा की इसमें मिले हैं, और कुड़प्पा में क्या मिली है, सोने पर्याप्त रूप में पाया गया या प्राप्त होता है वहाँ से। पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण भी किस रूप की चट्टानों से हुआ है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हुआ है। देखो ये है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में आ जाती है। पूर्वी घाट में भी कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। एग्जाम्पल कुड़प्पा क्रम की क्या है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस, ये आदि कौन से क्रम की चट्टानें कहलाती है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। 3 समझ लिए हमने, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा। अब देखते हैं इसके आगे विंध्य और कुछ और। इसके आगे क्या है, इसके आगे है विंध्यन क्रम, मतलब विंध्य क्रम की चट्टानें। तो अभी तक हमने क्या देखा था, मतलब हमने कौन सी देखी थी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ठीक है। उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद या उसके निक्षेपण से, साथ ही साथ छिछले सागर, नदी के तलछट, इन सबसे क्या का निर्माण हुआ, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। देखो आर्कियन युग की चट्टानों के बाद जो अधिकतर चट्टानें वो कैसी है, परतदार परत चट्टानें, मतलब किसी परत के रूप में सबका क्या होता जा रहा है, निर्माण होते जा रहा है। तो ये भी चट्टानें कैसी है, परतदार चट्टानें। इन चट्टानों से सूक्ष्म जीव, इन चट्टानों में क्या मिले, सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म पाए गए या इसमें मिलते हैं इसके जीवाश्म, ठीक है। मुख्य रूप से कहाँ है चट्टानें, पन्ना व गोलकुंडा, जहाँ पे क्या है, हीरे, वहाँ पे हीरे की खदान है, वहाँ पे भी चट्टानें पाई गई है। इसके अलावा इनका निर्माण, भवन निर्माण में इनका यूज़ होता है, जैसे चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि। मालवा का पठार, सोन घाटी, बुंदेलखंड, इन सब जगह पे ये पाई जाती है। भवन निर्माण के साथ ही साथ ये इन चट्टानों से क्या का निर्माण हुआ है, लाल किला, जामा मस्जिद, सांची का स्तूप, इन सब का निर्माण भी कैसे हुआ है, विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ है। सबसे मेन बात इसमें एक याद रखने की यह है कि यहाँ पे सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म पाए गए,
निर्माण कैसे हुआ? कुड़प्पा क्रम के निक्षेपण, छिछले सागर और नदी तलछट के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ। कैसी चट्टान है ये? परतदार चट्टान है। इनका इस्तेमाल काय में किया जाता है? भवन निर्माण में। और जैसे काय में हुआ? लाल किला में हुआ है, जामा मस्जिद में हुआ है, सांची के स्तूप में हुआ है, मालवा का पठार, सोन घाटी, बुंदेलखंड, आंध्र प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भागों में इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इसके अगले क्रम में कौन सी चट्टान है? गोंडवाना क्रम की चट्टान है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है? कार्बोनिफेरस युग के और जुरेसिक युग के बीच में काय का निर्माण हुआ है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब कार्बोनिफेरस युग में दरारें पड़ने से, चट्टानों में दरारें पड़ने से और भ्रंशों का निर्माण होने से, अब देखो चट्टानों में दरारें पड़ी, भ्रंश हुए तो वनस्पति कहाँ जाएंगे? अंदर जाएंगे। अब जब वनस्पति अंदर गए तो वहाँ पे काय का निर्माण हुआ? कोयले का। भारत का 98% कोयला कौन सी चट्टानों से पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पर ये? दामोदर, सोनघाटी, महानदी, तवा, गोदावरी, वर्धा, इन सब भौगोलिक क्षेत्र में कौन सी क्रम की चट्टानें पाई जाती है? गोंडवाना। अगर हम स्टेट के रूप में देखें तो कहाँ? बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये सब जगह पे कौन सी क्रम की चट्टानें? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसके बाद कौन सी आती है? दक्कन ट्रैप। देखो मेसोजोइक का अंतिम काल, मेसोजोइक कल्प का अंतिम समय, उस समय ज्वालामुखी की प्रक्रिया, इस ज्वालामुखी की प्रक्रिया से दरार उत्पन्न हुई, दरार से क्या निकला? लावा निकला। और ये लावे के ठंडे होने से किस चट्टान का निर्माण हुआ? बेसाल। अब लावा ठंडा होगा तो ये कठोर रूप की चट्टानें थी। अब लावा के ठंडे होने से बेसाल चट्टान का निर्माण हुआ, जिसे कौन सी मिट्टी यहाँ पे? काली मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से कहाँ? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, या इस तरह के दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। फिर अगली आती है टर्शरी। टर्शरी और क्वाटरनरी या नवीनतम संरचना, ये एक नवीन संरचना के रूप में है। जैसे टर्शरी क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ? इयोसीन और प्लायोसीन काल के मध्य में हुआ है। देखो इसका निर्माण इयोसीन और प्लायोसीन काल के मध्य में हुआ है, ठीक है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका हिस्सा है? टर्शरी क्रम की चट्टानों का हिस्सा है। उत्तर पूर्वी राज्य और झारखंड में, उत्तर पूर्वी राज्य और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में निम्न स्तरीय कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? इस टर्शरी क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसका विस्तार कहाँ से? कहा था कि कश्मीर से लेकर असम तक इसका विस्तार है। अगला क्या है? क्वाटरनरी या नवीनतम संरचना। देखिए क्वाटरनरी या नवीनतम संरचना सिंधु गंगा का मैदानी भाग, जलोढ़ मृदा, ठीक है। ये जो नवीनतम संरचना मैदानी भाग है, सिंधु गंगा का मैदानी भाग, कुछ नहीं, जैसे कहा जाता है ना कि एक प्रकार का वहाँ सागर था, तो सागरों के भराव होने से इन सब चीज़ों से काय का निर्माण हुआ होगा? क्वाटरनरी या नवीनतम संरचना का विकास हुआ होगा। जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय से नदियाँ बह के आ रही है, नदियों द्वारा बाहर का लाया गया निक्षेपण, और उन सबसे काय का निर्माण हुआ? जलोढ़ मृदा का भी निर्माण हुआ वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे एक मैदानी भाग का निर्माण हुआ, जो उत्तर भारत का विशाल मैदान कहलाता है। अब वहाँ की मिट्टी में इतनी उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे नदियों द्वारा निक्षेपण अलग अलग तरह से बहा के लाए जाते हैं। देखो प्लास्टोसिन काल में मतलब कि जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, पुरानी जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ था, जिसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। प्लास्टोसिन काल के अंत में कौन सा काल आया? होलोसिन काल। इसमें नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ, और जिसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। ये हमने देखा था चट्टानी स्वरूप या भूगर्भिक संरचना को हमने समझा। भारत की इस संरचना को समझ के इतना तो हमें समझ में आता है कि भारत में प्राचीन से प्राचीन और नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती है। होप कि आपको भारत की भूगर्भिक संरचना समझ में आई होगी। और इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे भू आकृतिक प्रदेश, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब कि उत्तर भारत का मैदान, मध्य भारत, फिर दक्षिण भारत, पूरे पर्वत पठार हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।